वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम एडवोकेट शानी इलाही है। मैं मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट पे भी मेंबर हूँ, मुंबई सेशन कोर्ट पे और बांद्रा कोर्ट पे। मैं 10 से 12 साल प्रैक्टिस में हूँ और बड़े केसेस, सीरियस केसेस को भी ट्रायल चल रहे हैं। मैं बॉम्बे 1993 बॉम्बे केस में भी मैं ट्रायल चला दो वकील साथी मेरा भी का जो हमने सुना, सारे लोगों को पता वो तो अभी करोड़ का था। और ऑन द रिकॉर्ड वो आपके पास जितने एविडेंस है वो 10,000 करोड़ का स्कैम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी सीज कराई और अब ईडी स्टार्ट कर रही है। कम से कम 100 से 200 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी तक बिक चुकी है। बोल रहे हैं फंड के जो केसेस होते हैं, ये शुरुआत में हमें लगता है इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कि इसीलिए ऐसा नहीं है कि हमने कंप्लेंट फाइल की और जिस तरह से 420 में चीटिंग करते हैं कि हमने आरोपी की पकड़ा, वो जेल चला गया, फिर बाद में कंपाउंडिंग मैटर होता है, सेटलमेंट होता है, फिर जो भी है कंप्लेंट और जो साथी जो होता है वो मिल जाता है। यहाँ पर एक केस है, मुझे मालूम है कैश में किया है ना आप लोगों ने। तो गवर्नमेंट ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो ये जो होते हैं वो पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेट नहीं होते, वो मैटर यूपी में रेफर किए जाते हैं। पुलिस के पास इतनी क्षमता नहीं होती है उसको इन्वेस्टिगेट करने की। के लिए खासकर एक सेल बनाया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसके ऑफिस मुंबई में है। तो जहां पर वो तरीके से इस मैटर की इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैसे पैसा लिया जाता था, कैसे दिया जाता था, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, आपको दिया जाता था, ये सब चीजें की जो फॉर्म दिए जाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट रहते हैं, उसमें उन्हें कैंसिल करके देने हैं। लेकिन मेरा ये बोलने का मकसद है कि जब मैंने उस टाइम भी यहाँ पर एक दो बार उस लोगों को बुलाया था, मैं आया था, मैं यही कह रहा था कि जो लोग अपने अपने एरिया में रहते हैं, जो लोग वाशी से हैं, तो वाशी की पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन मुंबई सिटी और सिटी में एक ही एफआईआर हो सकती है। तो जिस तरह से ये लल्लूभाई कंपाउंड जो पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, लेकिन इन्वेस्टर्स का ऐसा कहना है कि उनके डॉक्यूमेंट ईओडब्ल्यू सबमिट कर दिया गया है। लेकिन ईओडब्ल्यू में भी बहुत लंबी प्रोसीडिंग है, वहाँ किए जाते हैं स्टेटमेंट के, वहाँ पर प्रोसीडिंग है। जब चार्जशीट फाइल होगी, जितने स्टेटमेंट जिनके रिकॉर्ड हुए इन्वेस्टर्स के, वो स्टेटमेंट के ये जो रिकवरी होगी, जैसे कितने आरोपी है, कितने अभी है, मतलब अभी भागे हुए में नहीं है, होगा कि उन्हें कैसे अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट करने के बाद किस तरह से प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे या अपने बच्चों के नाम पे या अपनी फैमिली के मेंबर्स के नाम पे, तो उस प्रॉपर्टी को सबसे पहले ईओडब्ल्यू का काम होता है उसे में ताबे में लेना, उसके बाद की वैल्यू निकाली जाती है। जब ये केस 1.5 लाख के आरोपी को बेल जब उठ इनका पैसा कैसे लगे, क्या दुनिया कहते हैं, ये एक ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं 4,000 का स्कैम है, लोग कहते हैं 2,000 करोड़ का है, बातें कहते हैं और मालूम ना हुआ ना दूसरा बोल पाई, आपको ध्यान लेना चाहिए हम कैसे हम पैसा लेने देने में या हमारे अकाउंट में या हम करके करके सब चीजें
कंप्लेंट के साथ जो हमारे साथ एक उन्होंने आपके साथ कोई एग्रीमेंट बनाया था, वो एग्रीमेंट पे आपका आधार कार्ड कार्ड और साथ ही साथ ये एग्रीमेंट लगा कर अगर अकाउंट दिया है तो अकाउंट में डिटेल होती है आपके अकाउंट में कितना पैसा आया वो रिफ्लेक्ट होता है, कितना डिडक्ट वो भी रिफ्लेक्ट होता है, निकालने में और वो कंप्लेंट को आपको का रिजल्ट इन्वेस्टिगेशन दिया जाता है। मेरा अभी जैसे ये स्माइल का है और इसका क्या है बहुत इंसिडेंट मुलाकात हुई, तो मैंने अभी तक ये कहा कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, वो बेल के लिए आया कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए अभी हुआ बाद में अभी मैटर हैंडल में चला गया, कोई इसको investigate नहीं कर रहा है तरीके से, ये हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। उसमें पहले पुलिस स्टेशन ने के नाम लेके कर दिए हैं। देखिए उसमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा इन्वेस्टिगेशन का मसला है, इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो जाके ये इतनी पूरी एंड तक पहुंचेगा ये चीज, नहीं तो हम फिर कर देंगे हमें फिर क्या है ना इस केस को एंड तक इस केस में हमें जीत तक नहीं, हमारा मसला ये इसी तरह से इंडस्ट्रीज उन्हें रिटर्न दिया जाए, ये आपका तो रिटेल अनुसार स्कैम होती है तो पहले कैसा कॉर्नर एरिया देखते हैं, स्लम एरिया में सबसे जो पॉकेट है एक लाख दिखाकर ये लोग उनको पैसा हड़प लेते हैं, लेकिन ऐसे कौन सी कंपनी में लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कितना लिया जाता है और फिर कितने भी बड़े से बड़े जेल भी पीछे है, और अगर केसेस होते भी हैं तो जिसको सहारा का मैटर देखा होगा वो मत नहीं, सहारा की डेथ हो गई लेकिन मौत आज भी सेबी विजन दे रही है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसका रिटर्न दे रही है, वो कैसे रिटर्न देंगे, उन्होंने बहुत तरीके से फॉलो किया, कोर्ट टू कोर्ट एजेंसी पुलिस स्टेशन सेंट्रल ऑफिसर स्टेटमेंट डॉक्यूमेंटेशन भी पता था। अगर जब हम ये सब चीज नहीं करेंगे फिर हम आगे चलेंगे, हम आरोपी के घर चले जाएंगे वहाँ देंगे ये चीजें तो ये तो हम नहीं लेना, कानून के लिए प्रोसीजर है, आपको कंसर्न स्टेशन अगर आपको लगता है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वहां जाकर आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा के जो जज साहब को बताइए कि इस तरह से केस चल रहा है, आरोपी का उनकी बताई नसीब हुई है, तो ये सब चीज के लिए ना प्रॉपर कंसल्टेशन करना होगा, प्रॉपर तरीके से एक बंदा होगा जो जाके पूरा फॉलोअप करेगा आपको लेके जाके, तो ये ट्रांसपेरेंसी होगी, कोई छुपा हुआ नहीं होगा कोई, तो ये सब चीजें हैं, इन्हें मैंने इस्माइल साहब को भी बताया ये सब चीजें। तो हीरा गोल्ड का केस जब शुरुआत हुई थी 2018 में हुई, 2018 में एक केस हुआ था जिसका शुरुआत में मेरे पास थी पहली कंप्लेन थी जिससे कितना 90,000, एक पहली कंप्लेन आई जिसका नाम शाहजहां था, लाला सुपारा की रहने वाली थी, तो मुझे भी लगा ये कोई नॉर्मल 420 का केस है, चीटिंग का केस है, तो 17,90,000, आप शायद बिलीव नहीं करेंगे मेरी बात पे, 3 दिन के अंदर उसके अकाउंट में मैंने 17,90,000 रिटर्न करा, कितने दिन के अंदर, लेकिन वो बोलते हैं ना इसे कहते हैं लालच, जब औरत के अकाउंट में 17,90,000 आ गए तो औरत ने मुझे क्या जवाब दिया बताए, आप कौन है, मैं आपको पहचानती नहीं हूँ, सुनिए मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, और वो मैंने कंप्लेन नहीं की, मैंने कोई पुलिस स्टेशन नहीं गया था, एक ऑफिसर का मेरा पहचान था, मैंने उसे सेटअप किया था, मैं तेरा जोड़ा मैं तुझे करवाऊंगा लेकिन तू ये काम करवा के दे, 420 का केस था, मेरे कॉन्टेक्ट थे, तो 3 दिन में जब वो लेडी को आप सोच सकते हो 17,90,000 मिले, तो उसके बाद वो आप कौन हो, उससे पता चलता है कि अब मैं चाहता हूँ तो बहुत कुछ बता सकता था मैं कौन हूँ,
जब मैं 17,90,000 दिला सकता हूँ तो मैं 70,90,000 निकलवा भी सकता हूँ। लेकिन मुझे था वो एक बेवा थी, मैंने बोला जाने दे भाई, तेरे पास तेरे साथ तूने लिया, ऊपर वाला देखेगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद तो वो गायब हो गई। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हीरा गोल्ड में मैंने जितनों की कंप्लेन कराई थी, जितने मेरे साथ थे, उन सबका पैसा मैंने दिलवा दिया। जितने लोग मेरे साथ हुए, बाद में पहले लोगों ने मुझे बहुत गालियां दी। मैं बता दूं इस केस में कैसे चलता है। अरे ये एडवोकेट है, ये क्या कर लेगा, अरे ये कल का बच्चा है। वो आजकल गलियों में रहते ना, तो छोटे छोटे चिल्ले पिल्ले भाई जो अभी अभी पैदा हुए हैं, तो वो हाँ, हमारी वकालत ये वाइट बार कोर्ट नहीं शायद वो हुए, तो बड़े बड़े भाइयों बहनों को देखती बड़े हुए, तो कैसा है कि किसी को डिमोटिवेट करना, ये नहीं कर पाएगा, अरे वो नहीं करेगा। मैं कहता हूँ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी नियत साफ, मेरी एक मंशा थी कि मैं इन लोगों को पैसा दूंगा। लोगों ने ये भी पूछा, अरे वकील दिख जाए, बोलते हैं ना, अरे ये वकील को तो पैसा नहीं है। अरे अभी तक मुझे भी किसी ने बोल दिया, अरे वकील साहब तो ले चुके थे, बोलते हैं ना। हीरा गोल्ड में आपसे मालूम है 50,000 करोड़ का स्कैम, कितना, 50,000 करोड़। उसमें जितने वकील थे सब सेटअप हो गए, सब ये लाके अपनी दुकान साइड में कर ली। मैं आज तक सुप्रीम कोर्ट, शायद आप लोग कुछ लोग मेरे वीडियो देखते होंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट आज भी जाता हूँ, मैं आज भी उसके खिलाफ लड़ता हूँ। पिछली डेट को भी उसका वारंट इशू हुआ, उसको जेल डालने बोल दिया है। और उसको अब ये भी ऑर्डर दे दिया, अगर 2 महीने के अंदर वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए साइन करने रजिस्ट्रेशन ऑफिस नहीं जा रही, तो उसको बोल दिया है, ईडी को ऑर्डर दे दिया कि पूरी प्रॉपर्टी या रजिस्टर को ऑर्डर दे दिया कि ईडी को पार्टी बना के दे सकती है। अब उसकी जरूरत ही नहीं, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारे पास सीज है ईडी के पास। तो ये कैसे हुआ ना, ये बहुत लंबा सफर है, इसमें बहुत 2018 से आज 2026 है, बहुत भागम दौड़ी हुई, अपने जेब से भी खर्चा हुए, बहुत सारी चीजें हुई। बॉम्बे सेशन कोर्ट से, ईओडब्ल्यू से, एसएफआईओ जो हैदराबाद में है, ये केस ईओडब्ल्यू से एसएफआईओ के पास दिया। एसएफआईओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है जो हैदराबाद में इसका हेड ऑफिस, उसके बाद ये केस सीडी को गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और हर एक स्टेट में भी है, मुंबई में भी है। तो हैदराबाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि इसकी सब प्रॉपर्टी ज्यादा हैदराबाद और यहाँ पे मुंबई, नवी मुंबई में जो सब चीज है। तो कहना है कि वो रास्ते में आ चुकी है, उसने मतलब आप लोग के पैसे से चुराया लगा, आप लोगों से पैसे के लिए बताया कि मैं बहुत बड़ी दीन और इस्लाम की मानने वाली हूँ। अल्लाह ने कोई हदीस में ऐसे कहा नहीं ना, तालीम सुनाओ और ये हदीसें सुनाओ, नहीं लिखा है ना। तुम जितना करोगे यही लिखते जाओगे, जितना लूटोगे यही देना है, ये हदीस में लिखा हुआ है। जैसे आप लोग नमाज देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम नमाज को पाबंद हो, तो आपको यही भुगतना है, यही देना है। और मुझे लगता है इंसान का एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, उसके बच्चे को कुछ हो गया या उसके रिश्तेदार को, ये अल्लाह की तरफ से, कि अल्लाह ने फिलहाल में यहाँ से तुम्हारी औकात बता है, लेकिन गरीबों की हाय बटुआ लेके कब तक जी लोगे। ये परमानेंट तो कोई है नहीं, सब और टेंशन नहीं है, आज ऐसा जाना है, सबको जाना है, तो ये करोड़ों बगले बांध के क्या छोड़ के जाना है, तो जाके कोई दूसरा ही कब्जा करने वाला है इसको। कैसा है ना, ये सब बोलने की बात है, बहुत बड़ा है, वो ये कर देगा, फलाना कर देगा। देखो मैं कहना चाहता हूँ, जिस दिन तुम्हारी मौत की है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, चाहे तुम सीएम पीएम डीएम कोई भी। और जिस दिन तुम्हारी मौत नहीं है तो लाखों का काफिला भी कुछ नहीं कर बोला चाहिए, उन्हें साथ में से जो काम के लिए निकले। अगर तुम बड़ी बड़ी बातें करके आओगे और चले जाओगे, हाँ भाई मैंने कुछ कर लिया, ये कर लिया, वो अपना काम नहीं। अब ये लोग 2 से 3 बार उसमें मीटिंग करके गए, मैंने इनको 2 बताई, तो कैसा रहेगा। ये सब केसेस में मेहनत बहुत लगती है, भागना बहुत पड़ता है, तब जाके ये केस अपनी हम एंड तक पहुंचता है। तो कैसा है कि अब आप लोग के हाथ में, मैं तो एक नॉर्मल एक छोटा सा वकील हूँ, मेरा काम है कि छोटा काम करना, बस आप लोग की हाथ में करना, इन्वेस्टिगेट करवाना, वो मेरे से होगा। मैं कोई शक्तिमान और कोई जादूगर नहीं, जादू की छड़ी घुमाऊंगा पैसा टेबल पे आ जाएगा, नहीं आएगा। मैं एकदम फैक्ट बोलता हूँ और फेस पे बोलता हूँ, पीठ पीछे नहीं बोलता हूँ। मेहनत लगेगी,
एविडेंस रखने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखने होंगे, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी कहाँ है, उस प्रॉपर्टी को सीज करवाना होगा, फिर गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो सीज करेगी, फिर उसके बाद कोर्ट ऑर्डर देती है, भाई कितना पैसा जमा हुआ, कितनी प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कितना हुआ है, मार्केट की वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से मान लो उन्होंने बोला 100 करोड़ की आ गई, ठीक है, फिर कंप्लेंट देखी जाएगी कि कितने की कंप्लेंट होती है, 1000 करोड़ की हो गई, 500 करोड़ की हो गई, तो अगर जैसे 4000 करोड़ की बोल रहे हैं, ऐसे तो पब्लिक तो मेरे ख्याल से हॉल तोड़ के बाहर चली जानी चाहिए, 4000 करोड़ की पब्लिक दिख नहीं रही है, ठीक है ना, बोलते हैं सब, आते नहीं है, क्यों नहीं आते मालूम है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसका एक्सपीरियंस है मुझे, जब हीरा गोल्ड में पहली एफआईआर हुई थी जेजे पुलिस स्टेशन में, तो मेरे साथ उस वक्त 11 लोग, और मैंने उनको बोल दिया तो सर ये 11 लोग के पैसे दे दो, मुझे ये केस से कुछ नहीं करना, तो मेरे ये 11 लोग हैं, इनका पैसा दे दो, तो उसमें एक बहुत बड़े बड़े डॉन किस्म के भाई थे, तो रहते ना थोड़े भाई एरिया में, तो बोले अरे वो अपनी भाईगिरी की भाषा बोलिए, बचकाना क्या करेगा, तो बोला सही बात है, बचकाना कुछ नहीं करेगा भाई, दे दो ना, गरीब लोग है क्या होगा, चल चल जा जो करना है कर लेना, ये उनके अल्फाज थे। आज ये ऐसा है कि अपना घर छोड़े छोड़े दूसरा दुनिया की स्टेट भागे फिर रहे हैं, हर घर, क्योंकि कभी यहाँ जाते यहाँ पुलिस, वहां जाते वहां पुलिस, क्यों, क्योंकि इन लोगों ने गलत तरीके से लोगों का पैसा हड़पा है, झूठ बोल बोल के लोगों का लिया है, अपना एक काम था उसमें 11 लोगों की दे देते तो 11 लाख लोगों की देने ना पड़ते, अब 11 लाख लोग मांग रहे थे, तो अब कैसा है, लोग लेट जागे, ठीक है, लेकिन जितने लोगों का मैंने शुरुआत की थी उन सबका पैसा मिल गया, अब बाद में जो लोग लेट आए, जिन्होंने मेरे ख्याल से 2021 के बाद कंप्लेन की, 21 ये जब एसएफआई सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि एसएफआईओ में आप जाके क्लेम करो, एक डेडलाइन दी, तो वो डेडलाइन के बाद लोगों ने कंप्लेंट शुरू की, तो उनका पैसा अभी नहीं मिलेगा, जब पूरी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, वो प्रॉपर्टी बिकने के बाद एक अमाउंट आएगा, भाई ठीक है इतनी प्रॉपर्टी बिक चुकी है, ये अमाउंट अब आप अपने एक कमेटी गठित होगी, इसके बाद पैसा देना आसान है, लेने के लिए बड़ी मुश्किलात करनी पड़ती है, तो वो कमेटी बैठेगी, कमेटी में एक एक करके आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे कि आप ही है, जैसे आपका नाम क्या है, रामती वर्मा जी, तो जैसे आपको बुलाया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आपने जो अकाउंट नंबर दिया था वो जब उस कंप्लेन के टाइम वही है तो पूरा वेरीफाई होगा, वेरीफाई के बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपने कितना दिया था क्या दिया था वो सब उनके पास रिकॉर्ड होगा, फिर आपको दिया जाएगा, की जाएगी या एनईएफटी की या चेक किया जाएगा, तो वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी, तो वहां तक पहुंचने तक लंबा सफर, ऐसा नहीं कि वकील साहब है तो वकील साहब अकेले मेहनत करेंगे, मैं अकेला कोई बहुत बड़ा एक तो मेहनत नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे बहुत सारे अलग भी केसेस है, लेकिन कैसा है आप लोगों को उसमें थोड़ी मदद करनी पड़ेगी कि भाई उनकी कहाँ का प्रॉपर्टी थी, कहाँ का लोग थे, कैसा इन्वेस्टमेंट होता था, कितना प्रॉफिट दिया जाता था, तो ये सब चीजें बताना पड़ेगा आप लोगों को, उसके बाद ये सब चीजें होंगी, तो आप लोगों को जो दिल में है वो सवाल पूछिए, मैं आपका सबका जवाब देने तैयार हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर रिस्पॉन्स हमें जंप कर रहे हैं तो हमारे हो सकता है ऐसा बोलोगे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, सबको चल रहा है, तो ये मेरा जो उनको पैसा मिल सकता है। मैंने शुरुआत में बोला आप लोगों को कि जितनी वकील साहब की मेहनत रहेगी उतनी आप लोग की मेहनत रहेगी, मैं साल नहीं बता पाऊंगा कितने साल, हो सकता है आरोपी कल अरेस्ट हो जाए, हो सकता है कल अरेस्ट हो जाए और उसकी प्रॉपर्टी 2 महीने 3 महीने में सीज हो जाए, और हो सकता है वो सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाए कोर्ट में, ये भी हो सकता है 2-3 साल का अरेस्ट ना हो, प्रोसीडिंग चले, लेकिन प्रॉपर्टी उसकी सीज हो बहुत सारी, और अगर वो अरेस्ट नहीं भी हुआ, फॉन्ड हुआ, तो उसके रिश्तेदार जो भी इसके साथ थे स्कैम में, तो ये कब का सवाल है ना, ये बात का सवाल है, पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा है क्या नहीं, ईओडब्ल्यू में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ क्या, तो फिर पैसा कैसे मिलेगा, वही बताऊंगा मैं आपको कि ईओडब्ल्यू में जाकर प्रॉपर तरीके से एक एक जन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, क्योंकि चार्जशीट भी शायद फाइल नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से, चार्जशीट से पहले आपके डॉक्यूमेंट चार्जशीट में अटैच होंगे,
फिर उसके बाद जब वो सबसे पहला पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा जब भी तो वो चार्जशीट वालों को सबसे पहला पैसा दिया जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट है, पहले कंप्लेनेंट है, उनके साथ जितने आप लोग क्लब में थे। तो ये प्रोसीडिंग टाइम का तो मैं भी कुछ नहीं बता सकता हूँ कि हीरा गोल्ड 2018 में होगा, 2026 में जाके उसका फाइनल मैच, लेकिन फाइनल स्टेज पे जाना है तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, नाम लीजिए नहीं है। हाँ, लेकिन जितनी मेहनत आपकी रहेगी मेरी भी रहेगी। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी एसोसिएट है, मेरी टीम है जो अल्लाह के शुक्र से मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं हम। हम लोग क्या करें, हम तो यहाँ पे ये फॉर्म अरे इतना इतनी ज्यादा वहाँ पे और तो हम लोग देखिए कैसा है ना, वहाँ जाट आईएएस वाले वो आईएएस सबसे नहीं मिलेंगे, सबसे मिलने जाएंगे तो बोलेंगे कि कितना टाइम चला जाएगा स्टेटमेंट के लिए। उनको सवालात करने पड़ेंगे कि सर हमारा स्टेटमेंट ले लो। उनके अगर वो नहीं सुनते तो उनके कंसर्न ऑफिसर, हायर अथॉरिटी डीसीपी है, वहीं बैठते हो, डीसीपी सर से मिला जाएगा, फिर डीसीपी सर मिलेंगे, वो नहीं सुनेंगे तो कोर्ट में मिला जाएगा। सब लोगों का पैसा खर्चा होगा, पैसा निकालने के लिए कोई भी काम शुरू में नहीं होगा। सर ने जैसे लगेगा कि आपको डीओडब्ल्यू में जाकर जो फॉर्म फिलअप करके जमा करना है, सिर्फ उसकी फीस 350 रुपया है। यानी ये फॉर्म आपको अब तक पहुंचाने में आप लोग खाली फॉर्म भरे हैं, स्टैम्प के लिए और लेके आ रहे हैं, ये सोचे कि हमारा काम हो गया, वो कुछ नहीं किया। आप अभी जब कंप्लेंट नहीं है, आपने कंप्लेंट ही नहीं किया है, आपने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया है। जब तक आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होगा अब तक ये ऊपर जाएगा नहीं। और कोई भी एक्सपर्ट वकील है वो आपसे मजा ले रहे हैं और आपको मजा दिखा रहे हैं। आज हमने काम शुरू किया है, आप लोग इधर नहीं करता है, और हमने एक चीज का ध्यान रखा है, हमने एक चीज का ध्यान रखा है कि हमारे जितने भी मीटिंग में आएंगे उनको तकलीफ नहीं हो, क्योंकि उसके बाद जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें हमने बहुत तकलीफ उठाया है। हमारे बहन को चक्कर आ गया, बेहोश हो गई, किसी ने किसी को पत्थर मार दिया, कोई जख्मी हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए मीटिंग ऐसी जगह में रखी गई है जिसको कम हिस्सा पेश नहीं आ रहा है। और कुछ ऐसे बैठो और दूसरे से जवाब पूछो, एक एक आदमी के लिए से जो भी सवाल पूछना है, सॉरी मोहसिन मोहसिन आपको जो भी सवाल पूछना है आपके लिए 2 से 3 मिनट का वक्त है, ये सब 5 मिनट में आपको जवाब देंगे। अगर मैं इसी तरह मीटिंग चलाते रहा तो सुबह हो जाएगी, मीटिंग खत्म नहीं होगी और सर्वे भी जाना है। फिर आपके मेरे को मतलब 2 घंटे के अंदर जो कुछ करना है आप करते हुए अभी 50 में हो चुके मीटिंग शुरू होगी और एक ही सवाल हुआ तो पैसा मिलने की छोटी बात है। अभी सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फारूक शेख है। जैसे कि आपने कहा कि आप लोग उनकी प्रॉपर्टी और जो भी उनका है उसका पता लगाइए और बताइए, तो अगर उन्होंने पहले से ही वो बेच दिया है तो उसके बाद क्या होगा, उसका क्या हाल है सर? हेलो, देखो कैसे है कि प्रॉपर्टी तो अभी तक कोई बेची नहीं होगी। सबसे पहली बात, इतनी जल्दी में जब आरोपी भी जान नहीं चाहते। अभी जैसे एक आरोपी लिस्ट में उसने हमें 1,15 लाख लेंगे, उस थोड़ा मैं विक्टिम हूँ, लेकिन वो इससे लेडी क्या बोल रहा है कि जिसमें उसमें 2 से 3 आरोपी जो मेन प्राइम एक्यूज थे, जैसे अमानत का नाम है और एक तस्लीम का नाम है और एक कौन नईम का नाम है, और एक उसमें इन्वेस्टिगेशन में पता चला है एक फहीम भी है सर, फहीम और अजमल। हाँ, तो ये जो योगिनी मैडम का नाम बोले कौन है वो। देखो कैसा है ना, ये सब चीजें हमें ईवन से करानी हुई, उन्हें बताना होगा कि यही प्रॉपर्टी थी। अगर ये डीसीपी उनसे मिलकर मीटिंग कर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, और अगर मान लो वो लोग प्रश्न करने के बाद में नहीं सुन रहा है तो फिर कोर्ट में हमें मूव करके कोर्ट के थ्रू एप्लीकेशन करके वो पार्टी में करना पड़ेगा, कोर्ट में बुलाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सर मेरा कंसर्न ये है कि ये प्लानिंग पहले से अगर चल रही होगी और उन्होंने ये काम पहले से ही शुरू कर दिया होगा अपनी प्रॉपर्टीज को निकालना बेचना, तो उसके बाद इसका क्या हाल है सर? ये बहुत बात का सवाल है। अभी सबसे पहला सवाल अपना क्या है, हम रिकॉर्ड पे जैसे आ जाए
जब तक हम रिकॉर्ड पे नहीं आएंगे ना, तो फिर सब बात का सवाल है। ये एजेंसी का काम है, वो एजेंसी करेगी, और एजेंसी बहुत चीजें ऐसी कर भी चुकी होगी, हमें शायद भी पता नहीं चलता है। जो कंसर्न ऑफिसर होंगे ना, उन्होंने बहुत सारी सीज भी की होंगी, जो आरोपी के माध्यम से उन्हें पता लगा होगा, जो एक आदमी कस्टडी में है, जो जेल कस्टडी में, तो उसको पूछताछ के लाए होंगे, तो उन्हें बहुत सारी चीजें बताई भी होंगी। तो कैसे हमारा पहले की बेल रिजेक्ट करा है। अभी जो आरोपी कस्टडी में है, उसकी बेल रिजेक्ट करना, उसके साथ जो आरोपी कौन है, भागे हुए हैं, उन्हें अरेस्ट करवाना। मान लो वो देश में है, तो वो जो भी है उनका इन्वेस्टिगेशन की पुलिस करेगी, जो करना है पुलिस करेगी, OW करेगी। देश से बाहर जा चुके हैं, वो एक अलग प्रोसीडिंग है, कैंसिलेशन ऑफ पासपोर्ट होता है, रेड कॉर्नर नोटिस होता है, ये बहुत पार्टी प्रोसीडिंग है। पूरी कंडीशन फाइल करनी पड़ेगी, सबको पार्टी बनाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहला अहम मुद्दा है, हमें अपनी कंप्लेंट्स जो एक प्रोसीडिंग है, तो हम लौट के नहीं हो ना, तो सिर्फ हमने एक फाइल भर रखा है, पेपर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ उनके ऑफिस में रखा हुआ है। उनको जाके मिलना पड़ेगा, उनको पूरी चीजें बतानी पड़ेगी। जैसे हीरा गोल्ड में हम लोग कैसे करते थे, उनकी इन्वेस्टमेंट प्रूफ जो थे, जो आप लोग देते थे, स्लिप लेते थे, वो स्लिप, वो सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो डॉक्यूमेंट लगाकर और अपना एक एप्लीकेशन बना के वहां देते थे उनके फॉर्म के साथ। फिर हम उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते थे। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद फिर ये सब होती थी, और हमें भी शुरुआत में कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली थी, लेकिन धीरे 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 उसकी हमने सेशन कोर्ट से बेल रिजेक्ट कराई, बॉम्बे हाईकोर्ट से रिजेक्ट कराई, फिर सेशन कोर्ट में जाकर 2021 या 22 में जब ग्रांट की गई, तो थोड़ा टाइम होगा। देखो ऐसा नहीं है नहीं होगा, कोशिश करना, बेशक। अगर कोशिश भी हम नहीं करेंगे तो फिर कुछ ओके, थैंक यू सर। चलो कोई बात